नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का सिवान नगर स्थित कार्यालय है और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम अपने नामचीन सिवान के एक युगी पत्रकार के श्रद्धांजलि सभा में हम उपस्थित हैं। इसी हफ्ते उनका देहांत हुआ है और सबसे बढ़कर आज इस श्रद्धांजलि सभा में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके हाई स्कूल के साथी थे, उनको बड़ा करीब से देखा है और हम जैसे लोगों को पत्रकारिता अगर कुछ सीखनी है, कुछ जाननी है, कुछ समझनी है तो हम ऐसे व्यक्तित्व का अनुसरण कर सकते हैं। बहरहाल हम सबसे पहले अपने जिले के वरीय अधिवक्ता और मुरलीधर शुक्ल उर्फ आशा शुक्ल जी के मित्र, उनसे हम बात करते हैं। आशा शुक्ल जी के बहुत संस्मरण है आपके पास, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, छोटे कद के व्यक्ति लेकिन आसमान को मापने की उनमें शक्ति, क्या उनमें आप देखते थे? वो शुरू से ही विद्यार्थी जीवन से ही पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था और इस संदर्भ में वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता था और कितना काम करता था, लेकिन वो अकेले था जो ये सारा काम करता था, जिससे लोगों के अंदर उस वक्त इतनी पत्रकारिता नहीं थी, इतने लोग नहीं थे, फिर भी उसमें एक जगह खोजने की कोशिश उसने की और जगह बनाया भी। ये जो प्रोफेशन है पत्रकारिता का, वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है छोटी जगहों में। वो चाहते तो कहीं बड़ी जगह जाकर अपना मुकाम बना सकते थे, इसको वृत्ति बना, लेकिन उनका ये जुनून कैसे बदल गया? और ये कहा जाता है कि बहुत आर्थिक स्थिति भी उस समय अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति, सही बात है कि एक बहुत बड़े परिवार से आता था, फिर भी आर्थिक स्थिति उसकी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। उसमें कहीं ना कहीं, आज तो नहीं कहना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका भी दोष रहा है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। फिर भी उसने उसी परिवेश में उसी तरह से रहते हुए उसने सोचा कि हमको इस पे काम करना चाहिए, और ख़ास तौर से सिवान में जिनको लोग भूल चुके थे और जिनको याद करना चाहिए था, देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, उनको खोजने की कोशिश की उसने और उस पर बहुत बड़ा काम किया। उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता भी कुछ थी क्या? कोई खास नहीं, राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं, कहीं कोई खास नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी एक विचार तो थी ही कि वो सही जगह पर रहता था। कोई बताता है कि कम्युनिज्म के करीब थे और तो वो जो हम लोग का फेज था, जवानी का फेज था, उस वक्त जितने पढ़े लिखे लोग आते थे, करीब करीब सारे लोग कम्युनिस्ट एसोसिएशन हुआ ही करते थे। जो बहुत आपको याद हो उनके बारे में? अब संस्मरण क्या, तो हर रोज का साथी था, एक साथ हम लोग बैठते उठते, पारिवारिक संबंध ऐसे कहा जाए तो था। उसके यहाँ जाना आना, उसका यहाँ आना जाना, हर तरह से हर मौके पर मिलना जुलना, और इसमें वो बहुत ही था। पिछली बार आप कब मिले थे? पिछली बार तो इधर हम ही वैसे नहीं रह गए थे मिलने लायक, फिर भी अक्टूबर में मिले थे, शायद अक्टूबर में मिले थे। मुश्किल होता है कि एक अपना उच्च विद्यालय का साथी चला जाए और फिर उसके बारे में कुछ भी कह पाना, वहाँ पर शब्द फिसलने लगते हैं और नहीं समझ में आता है। बहरहाल हमारे साथ जिले के और बड़ी अधिवक्ता रस्तोगी सर हैं। सर, एक व्यक्ति के रूप में जब वो पत्रकार हैं, सिवान को गढ़ते हैं, रचते हैं, और शुक्ल जी ने भी इसमें एक कदम बढ़ाया था, क्या आप उनको देखते हैं, कैसे देखते हैं? मैं शुक्ला जी को वर्ष 1974 से जानता था। पहली बार सिवान में जब मैं वकालत करने आया छपरा से, तो मैं उनके बगल में ही समुद्र शुक्ला के मकान में रहता था और सुबह शाम पूरे दिन में 10 बार उनसे मुलाकात हुआ करती थी। शुक्ला जी
पढ़े लिखे व्यक्ति तो थे ही, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में उनकी बड़ी रुचि थी। उनके बड़े एक अभिन्न दोस्त हुआ करते थे, प्रोफेसर वीरेंद्र श्रीवास्तव जी। और वीरेंद्र श्रीवास्तव जी के यहाँ हम लोग के यहाँ उठना बैठना होता था, उनके यहाँ बराबर जाया करते थे। मैंने 74 में देखा कि शुक्ला जी बड़े ही संभ्रांत थे, संभ्रांत परिवार से आते भी थे, और वहाँ जो लोग रहते हैं उसमें आधे हिस्से के हकदारू थे। बहुत बड़ी संपत्ति थी, चाहे आप सामाजिक कार्यों में कहिए या अपना शौक कहिए, लेखन में हो, कहीं आने में हो, जाने में हो, मिलने में हो, बड़ी सारी संपत्ति भी उन्होंने कुर्बान कर दी इसके लिए। लेकिन पत्रकारिता को कभी त्यागा नहीं। एक अच्छे लेखक थे, पत्रकार थे, कभी कभी कविता भी सुनाया करते थे, और विचार उनका एक था, जैसा कि मेरे बड़े भाई सुभाषकर बाबू ने कहा, लेफ्ट लीनिंग सोच के थे, और वैसे लोगों के ज़्यादा करीब रहा करते थे। बड़े ही उदार प्रकृति के व्यक्ति थे, और आज हमारे बीच नहीं हैं। जीवन भर उनकी कमी खलती रहेगी। मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपने जिले के शख्स हैं और पूरे विश्व में शायरी करते हैं, बड़ा गंभीर व्यक्ति हैं। सर, आशा शुक्ला जी से आपका परिचय काफ़ी पुराना है, उनके संस्मरणों को कुछ सामने रखिए। सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और जहाँ तक जानने का प्रश्न है, 70 के दशक से मैं उन्हें जानता था। जब मैं सीवान में पढ़ने आया तो अपने बड़े भाई के साथ कभी कभी जाना होता था मेरा। और वहीं पर एक सुरेंद्र बाबू LIC में रहते थे, उनके यहाँ भी जाते थे हम लोग, और शुक्ला जी के यहाँ जाना आना शुरू हुआ। उनका स्वभाव कहिए, उनकी सहजता कहिए, या कहिए कि कुछ विचार मिलने की वजह से वहाँ आना जाना मेरा शुरू हुआ। मैं उन्हें तब तक एक सहज व्यक्ति समझता था, एक पत्रकार के रूप में ही जानता था। लेकिन जब उन्होंने सीवान के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनैतिक या तमाम गतिविधियों पर जब उनकी एक पुस्तक आई सोनालिका, तो सोनालिका को पढ़ने और देखने के बाद ये महसूस हुआ कि शुक्ला जी को सीवान के लिए सीवान का कितना बड़ा महत्व था उनकी आंखों में, सीवान को किस रूप में वो महसूस करते थे। मैंने सोनालिका में जब वो लिख रहे थे तब भी मुझे याद है कि बहुत सारी बातें हम लोगों से भी जानना चाहते थे। हम लोगों से जो जूनियर हैं उन लोगों से भी बहुत सारी बातें वो जानना चाहते थे। उनके मन में एक उत्कंठा जरूर थी कि हम सीवान के संदर्भ में अगर एक पुस्तक संपादित कर रहे हैं तो उसमें सीवान की वो सारी बातें शामिल होनी चाहिए, और बड़ी ईमानदारी से। मैं शुक्ला जी के प्रति रोज का मिलना जुलना तो था ही, एक पत्रकार के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में। जब जब कोई आयोजन हुआ और शुक्ला जी से अगर हम लोगों ने अंत में बोलने के लिए कह दिया तो समझ में आता था कि वो ऊपर से जितने सहज सरल हैं, वो कितना अपने भीतर साहित्यिक प्रतिभा, सामाजिक प्रतिभा को समेटे हुए जी रहे हैं, यह महसूस होता था। आते जाते हम लोगों के घर के रोड से निकलते थे तो हाथ हिला करके, हाथ उठाकर एक बार पुकारते थे, का तंग जी क्या हाल है, और 5 मिनट 10 मिनट बैठ भी लेते थे। इन सारी बातों को रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सीवान कहाँ है
और सीवान के संदर्भ में क्या हमें करना चाहिए, उनके मन में ये बातें जरूर थीं और उसे वो रोज रोज पूरा करने का प्रयास करते थे और उन्होंने पूरा किया भी। सोनालिका का प्रकाशन करके ये बताया भी कि सिवान की प्रतिभा क्या है। मैं अंतिम दिनों में भी उनसे मिला, जब वो घर से नहीं निकल पा रहे थे तब भी मिला और मिलने जुलने से उनके पुत्र से हालचाल रोज मैं लेता रहा। अब वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि शुक्ला जी को इतनी आसानी से शुक्ला जी को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कुछ काम ऐसा किया है जिसके आधार पर उन्हें याद किया जाएगा और दूसरी पीढ़ी भी समझेगी और याद करेगी। मैं उन्हें फिर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जादूगर विजय जी, कम से कम सिवान को आप अच्छी तरह से, जब जिला बना ये 1972 में, तब से आप देख रहे हैं। शायद वही वो समय रहा जब शुक्ला जी को आप जानने समझने लगे। शुक्ला जी में आप ऐसा क्या देखते थे, कौन सी ऐसी उनकी प्रवृत्ति थी जो बहुत उनके करीब आपको ले जाती थी? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं कुछ संस्मरण बताता हूँ। 6ठे क्लास में मेरा नामांकन हुआ इस्लामिया हाई स्कूल में। पढ़ने के दौरान बाल स्वरूप कुछ आदत मेरी स्कूल से भागने की थी। कभी कभी स्कूल से भाग के राजेंद्र स्टेडियम में मैं खेलने चला जाता था। घर से जब निकलता था तो उनके घर के बगल में एक पतली गली हुआ करते थे। आज भी है, लेकिन आज थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, पहले और इससे भी संकीर्ण थी। तो हम लोग वही रास्ता अपनाते थे भागने के लिए, छिपने के लिए, कि कोई देखना नहीं। कभी कभी नजर उनकी पड़ जाती थी तो वो डांटते नहीं थे, समझाते नहीं थे, सीधे चांटा दिखलाते थे कि भाग जाओ घर, नहीं तो घर लेकर तुमको चलेंगे। धीरे धीरे वो रिश्ता एक अभिभावक एक पिता तुल्य हो गया। बीच में जब भी वो सिवान में मुझे दिखे, वही साधारण सा कपड़ा, एक हाथ में डायरी, एक बुक, कलम। कभी उनको मैंने रिक्शा पर बैठे हुए नहीं देखा, कभी किसी मोटरसाइकिल और साइकिल पर नहीं देखा। हमेशा पैदल चलते थे। बीच में मिलते थे। जब मैं मैट्रिक कर लिया, इंटर में आ गया, तो अभी कुछ आया है कि उनका ध्यान बापन के तरफ था, लेकिन जब मुझसे मिलते थे कहते थे, बाबू संस्कार भारती का बात क्या है, ये इतना जरूर पूछते थे। और मुझे नहीं मालूम था कि वो उनके पीछे पूछने का राज क्या है। और बाद में मुझे मालूम हुआ कि इसके पीछे एकमात्र राज था, जो सोनालिका काल यही रूप में हम लोग के बीच है। आने वाली पीढ़ी तो छोड़ दीजिए, हमको लगता है कि आने वाली प्रत्येक पीढ़ी सोनालिका एक मार्गदर्शक के रूप में रहेगा। और जब मैंने उसको पढ़ा, तब मैंने बीच बीच में 2-3 स्थानों पे संस्कार भारती का जिक्र थे और उन कार्यक्रमों का जिक्र था जो कि पूछते थे कि तुम्हारा ये कार्यक्रम आने वाला है ना। तब मुझे लगा कि दूरदर्शी है। आज जो पूछ रहे हैं, आज जो डांट रहे हैं, ये भविष्य में कहीं कहीं ना मेरे सम्मान के लिए होगा, मेरे एक पथ दर्शक के रूप में होंगे। मैं बीते वर्ष उनके परपोता के छठियार में मिला था। अभिनंदन जी से बीच बीच में बात होती थी, तो एक मोहल्ला, पड़ोसी मोहल्ला के नाते वो मेरे पिता तुल्य थे। मैं आज भी उनको प्रणाम करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि उनको सही स्थान मिले। आशा शुक्ल जी को मैं अपने हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। उनसे तो परिचय हमारा भी था ही बराबर, लेकिन ज़्यादा उनके यहाँ हम भी जाते थे। हमारे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम युवा अधिवक्ता शुभम जी हैं। शुभम जी, ऐसे लोग हमारे समाज के धरोहर हैं और नई पीढ़ी ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचती है?
सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ श्री चरणों में उनके। और जैसा कि मतलब मेरा जो पढ़ाई लिखाई हुआ शुरुआती, वो उन्हीं के मोहल्ले में रह के पढ़ाई हुआ, तो उनके सानिध्य में भी कुछ समय रहने का हमें अवसर मिला। और इधर भी चूँकि इधर ज़्यादा घनिष्ठता उनसे हुई, और मैं बस इतना ही अभी उनके बारे में जाना कि उन्होंने सर्वस्व समर्पण के भाव पे सिवान के लिए पत्रकारिता की है। और हम युवाओं को हमेशा आशीर्वाद देते थे, और जब भी मौका मिला एक सही पथ सुझाया उन्होंने अपने लिए, और पुनः मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिले में जेडे इस्लामिया महाविद्यालय के हिंदी विभाग में वरीय प्राध्यापक प्रोफेसर अशोक प्रेमवत सर हमारे साथ हैं। एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व के रूप में समाज में चरितार्थ हैं आशा शुक्ला, और आशा शुक्ला सोनालिका के पर्याय हैं। आपसे उनकी घनिष्ठता लगभग 80 के दशक से, जैसा कि मैं जानता हूँ, रही है और बड़ा प्रगाढ़ रही है। क्या उनके व्यक्तित्व में ऐसा मर्म था जिसके लिए हम सभी यहाँ नामचीन प्रबुद्ध लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? ऐसा क्या था उस व्यक्तित्व में? सर्वप्रथम मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके प्रति और नमन करता हूँ। 80 के दशक से मेरे संबंध उनके हैं, जब मैं युवा था, और पत्रकारिता की ओर हमें प्रेरित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उस समय पत्रकारिता बहुत सीमित दायरे में हुआ करती थी, 4-5 लोग महज होते थे, छोटे बाबू, राम बाबू, श्री के लोग। तो हिंदी पढ़ने के कारण मेरे मन में पत्रकारिता की समझ और उसके प्रति एक उत्सुकता जो जगी, उसको उन्होंने प्रमोट किया, उत्साहित किया, प्रेरित किया और मार्गदर्शन किया। समय समय पर किसी भी मुश्किल टाइम में उनसे सलाह लेना, और ये सिलसिला बरसों बरस तक चलता रहा। आपको पता है, हम थोड़ा सामाजिक कार्यों में भी अभिरुचि लेते रहे थे, और उस तरफ भी उनका सलाह, उनकी सहयोग हमें मिलती रही। ये देखा, मेरा अनुभव जो उनके साथ रहने का है, आने वाली पीढ़ियों के लिए, खासतौर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये है कि मुफलिसी में भी कैसे मूल्यों को बचाए रखा जा सकता है, स्खलन से कैसे बचा जा सकता है, चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। ये अगर सीखना है तो उनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से जिन लोगों ने देखा है, आज की तरह भौतिक सुख सुविधाओं के इर्द गिर्द घूमने वाली पत्रकारिता नहीं थी। बिल्कुल ऐसी मुफलिसी थी जो चना और चबेना लेकर और देश दुनिया और समाज के विषयों पर चर्चा करना, बात करना और उसको लोगों के बीच ले जाना कभी भी आज की तरह दौर नहीं था पत्रकारिता के लिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में ये हमारे सामने सोनालिका उन्होंने रख दिया है, और आने वाले लोग अगर चुनौती को स्वीकार करते हैं तो सोनालिका की एक रुक नहीं जानी चाहिए। इसकी अगली कड़ियाँ हमें प्रस्तुत करने की चुनौती मैं महसूस करता हूँ कि ठीक है, उन्होंने अपने समय में ये किया, हमें भी अपने समय में कुछ ऐसा करना चाहिए। ये प्रेरणा उसमें छिपा हुआ है, और जहाँ से उन्होंने छोड़ा है उनसे आगे बढ़ाने का हमारा नैतिक दायित्व है, और हम इसे स्वीकारते हैं और पुनः उसी रास्ते को चलते हुए आगे बढ़ेंगे। जो नई पीढ़ी के पत्रकार भी हैं वो भी इससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर गणेश दत्त पाठक सर हैं। आप IAS के बच्चों को लिखने की कला सिखाते हैं। आशा शुक्ला जी को सिवान और नई पीढ़ी एक पत्रकार के रूप में याद रखे, इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले आशा शुक्ला जी के पावन स्मृति को नमन। एक चीज जरूर सबसे पहले सबको समझना चाहिए कि आशा शुक्ला जी थे क्या। सिवान के स्थापना के 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक गजेटियर हमारे पास नहीं है।
यानी कि सिवान के बारे में कोई विश्वसनीय और प्रमाणिक जानकारी हमारे पास नहीं है सरकारी तौर पे। उसका अभी आज के डेट में कोई अगर किसी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करता है, उसको अपने गृह जिले की जानकारी चाहिए, कोई शोध कर रहा है उसको गृह जिले की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मात्र स्रोत है, वो है सोनालिका। जो 28 वर्ष हमारे पास कोई सरकारी वो उस तरह का प्रमाणिक जानकारी नहीं है कि हम सिवान के बारे में हम जाने। तो इस संदर्भ में हम आशा शुक्ला जी का जो योगदान है उसको हम समझ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उनका जो पूरा व्यक्तित्व रहा, सोनालिका को आपने ही दिया था मुझे, मैंने उसको पढ़ा, उसमें जो एक तरीका है, जो लिखा गया है, जो शोध किया गया है, आज के पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, फटाफट खबरें आ रही हैं, फटाफट खबरें जा रही हैं। उस क्रम में हम वैल्यू एडिशन को कैसे हम दें, कैसे हम खबरों में वैल्यू एडिशन करें, कैसे उसमें हम मूल्य उसमें बढ़ाएं खबरों का, कैसे हम उसमें और भी खबरों में जो गंभीरता है उसको हम बढ़ाएं, उसके लिए आपको थोड़ा सा शोध करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और ये काम उन्होंने किया और उन्होंने संदेश भी दिया। और उनकी सबसे बड़ी बात, मेरा उनसे बड़ा स्नेह संबंध था, उनकी सबसे बड़ी बात जो उनका था कि वो उत्साहवर्धन बहुत करते थे, उत्साह बढ़ाता। हम जब भी कुछ लिखते थे उनका तुरंत फोन आता था, जब भी फेसबुक कुछ लिखे अपने संदेश हम फेसबुक कुछ भी कहे, उनका तुरंत फोन आता था, तुरंत आशीर्वाद मिलता था और तुरंत प्रोत्साहित करते थे कि आप इस तरह चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो हमारी सच्ची सलाह उनके प्रति यही होगी कि हम खबरों में वैल्यू एडिशन करें, कुछ खबरों को नए तरीके से लाएं और सिवान की जो परंपरागत एक सांस्कृतिक विरासत रही है, ऐतिहासिक गौरव रहा है, उसके तथ्यों को सामने लाएं। यही उनके लिए सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है। भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त वरीय पदाधिकारी प्रेम शंकर सिंह जी हैं, आपका भी सानिध्य रहा है उनके साथ, आपने भी उनको देखा है, परखा है। कुछ संस्मरण, कुछ ऐसी बातें आशा शुक्ला जी के बारे में। स्वर्गीय आशा शुक्ला जी से परिचय जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान हुआ था, कुछ और पत्रकारों से भी। उसके बाद जब तब मुलाकात होती रहती थी, नौकरी के दौरान भी कभी कभी कचहरी के नज़दीक ब्रांच में जब हम थे मुलाकात हो जाती थी। तो उनका व्यक्तित्व इतना सरल और जीवंत था, मिलने पर लगता था कि कोई अपना अभिभावक है, इस तरह से हालचाल पूछते थे। और सोनालिका प्रकाशित होने पर उसकी एक प्रति भी उन्होंने मुझे भिजवाई थी, जिसे हमने पढ़ा और शायद मेरे पास है भी। तो ये उनकी एक कालजयी कृति होगी। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरी ओर से श्रद्धा सुमन। के वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं। आप एक पत्रकार भी हैं, तो इस नाते आपका उनसे काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है। आप जैसा कि बताते भी हैं कि उनके साथ कई ऐसे संस्मरण हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पत्रकारिता की एक नींव रखी, ऐसे पत्रकार को होना चाहिए, ऐसे पत्रकारिता करनी चाहिए, वो क्या था, कैसे था? देखिए, आज इस श्रद्धांजलि सभा में सर्वप्रथम मैं अपने गुरु आशा शुक्ला जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दरअसल मैं तो पत्रकारिता से मेरा जुड़ने का जो समय था वो 98-99 का था, बस 1998-99 में। तो उस समय जिले में कुछ लोग ही पत्रकार हुआ करते थे। बड़े भाई अशोक त्रियंबक जी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप ये उस समय, और जब हम इस कड़ी में जुड़े तो हमारी जो मुलाकात हुई तो उस समय आशा शुक्ला जी, सीताराम पांडे जी, जावेद अख्तर थे, धनंजय मिश्रा जी थे, ये कुछ 4-5 लोग थे। तो एक बार छोटे बाबू, तो इसी क्रम में प्रोफेसर अशोक त्रियंबक जी से जो हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको एक कुछ नया करने के लिए आपको मैं ले चल रहा हूँ, आप जरा देखिए क्या है, कैसा लगता है। तो इन्होंने हमारी मुलाकात उनसे करवाई। उस समय जो लोग थे तो हम लोग बैठते थे, उस समय मैं ही एक उसमें नया था, बाकी तो शुरू में उसी समय वकालत भी ज्वाइन किया, उस समय ये भी था, और कुछ सामाजिक क्रियाकलाप में रुचि थी, इसलिए इसमें हमको मन बहुत लगता था। तो मेरे पास बाइक भी थी, मैं उसमें लगा और उन लोगों के साथ बैठना शुरू किया। तो शाम उम को सब लोग जुट जाते थे, कभी छोटे बाबू के घर जुट जाते थे, तो कभी कचहरी की तरफ वो लोग मिल जाते थे,
और मैं भी वहाँ पे उन लोगों के साथ जाके बैठ जाता था। उम्र में काफ़ी गैप होने के बाद भी मैं वहाँ पे बैठ जाता था उन लोगों के साथ, और वो कुछ खबर वबर के बारे में हमसे पूछते थे। और उस समय आशा शुक्ला जी जो मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता थी उसमें वो आज लगभग वो अब छोड़ चुके थे, और उन्होंने कहा कि दायित्व आप ही को निभाना है, आप लिखिए यहाँ से। तो मुझे तो इसकी जानकारी थी नहीं, लेकिन वो लोग बताते थे कि कैसे खबरें लिखी जाती है, खबरें क्या होती है, कैसे इसको भेजा जाएगा, क्या हेडिंग होता है, कैसे इसकी बॉडी बनाई जाती है खबर की। तो ये सारी चीज़ें वो हमको बताते थे। अब चूंकि जो बात वो बताते थे तो कुछ अपनी थोड़ी बहुत समझ थी, तो मैं उसको लिखना पढ़ना शुरू किया। तो वो हमको अप्रिशिएट करते थे कि नहीं, अच्छा आप लिख रहे हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। इससे मेरा मनोबल और बढ़ गया, और मैं जो है उनके साथ लगा रहा। और दैनिक शाम की जो बैठकें हुआ करती थी उसमें मैं, कोर्ट में तो मन लगता कम था, इसलिए कि अभी तो कोर्ट गए ही थे, शुरू में कोर्ट कभी देखा नहीं था, इसलिए वहाँ मन कम लगता था। तो इसमें हम समय ज़्यादा देने लगे, और उस समय उनके साथ बैठने का, जाने का, उन लोगों के साथ शाम को चाय पीना, भुजा खाना, फिर समोसा, सीताराम पांडे जी लोग आ जाते थे, तो उन लोगों के बाद चूँकि वो शिक्षक थे तो वो लोग बैठते थे, तो उनके साथ चाय पीना, वहाँ बैठना, कभी कभी दरबार में जाके साथ में बैठना। तो इस तरह से उनके साथ हम जुड़े, और लगातार जुड़े ही रहे उनसे हम। और आज को लेके, हालांकि पत्रकारिता के इस दौर में जब हम ये शुरू किए थे, इससे हमारा जो व्यवसाय था, जो विधि व्यवसाय जिसके लिए हम गए, वो काफ़ी प्रभावित हुआ। लेकिन मेरा मन इसमें लगा रहा, और वो बराबर इसके लिए हमको अप्रिशिएट करते रहे, और मैं उनसे जुड़ के ये काम करता रहा। आज वो नहीं है, ये बहुत मैंने दुख है। और बाकी तो सोनालिका उन्होंने लिखा, ये तो सभी हम सभी के सामने है, जिला के लिए और हमारी कमिश्नरी के लिए वो नज़ीर है। और आपके भी वो ये पुस्तक जो है हम लोगों के बीच एक नज़ीर के रूप में ही रहेगी। लेकिन उनका नहीं रहना एक प्रत्यक्ष रूप से लगता है कि जैसे किसी अभिभावक का नहीं रहना, किसी का हालचाल पूछने वाला, इस तरह से कि कहाँ हो, कहाँ बढ़ा, कैसे बढ़ा, इस तरह से वो, इस तरह का उनका प्यार था, इतना अपनापन था कि वो एक आदमी को हमेशा भाव विह्वल कर देता था। आज उनके नहीं रहने पर ये कमी बहुत खल रही है। मैं पुनः उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक अंतिम बात, पत्रकारिता जो है वो आशा शुक्ला सिवान के लिए, पत्रकारिता के लिए और पत्रकारों के लिए क्या छोड़ गए हैं? जो कार्यशैली उनकी थी, जिन लोगों ने देखा होगा या जिनको परिचय हुआ होगा बाद में कि ये इतना मुश्किल से ये काम कर रहे हैं, वो चीज़ सीखने की चीज़ थी कि अभाव में भी, कष्ट में भी चीज़ों को जानने की कोशिश, जो चीज़ें अंधकार में है, पीछे दब चुकी हैं, उनको खोजने की कोशिश, ये उनकी खासियत थी। इसके लिए वो जाने जाएंगे, बिल्कुल जाने जाएंगे। अंधेरे का दिन। बोलिए। आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जिन वर्षों में और जिन दशकों में उन्होंने पत्रकारिता की, वो सिवान के लिए अंधेरे का युग था। अंधेरा इस कदर कि कोई भी शरीफ आदमी सड़कों पर आसानी से इस पार से उस पार नहीं हो पाता था। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तो ऐसे अंधेरे के और बर्बरता के युग और समय में भी वो जीवंतता उन्होंने बनाए रखी, बगैर किसी नुकसान और लाभ हानि का विचार किए, अपने संकल्पों पर दृढ़ रहते हुए उन्होंने ये काम किया। इसलिए वो, उनके हर प्रयास स्तुत्य है और प्रेरणास्पद है। अंतिम उनकी जो, हमारा ये है कि हर साल जब उनकी जयंती वगैरह है उनको याद करें कि उनका पुण्य स्मरण जो है हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगा। मैंने उनके, जब भी उनके बारे में सोनालिका ही पढ़ते हैं हम लोग, हर बार एक नई दृष्टि मिलती है। तो उनके जो आदर्श थे, जो उनके मूल्य थे, उसका हमें अंगीकृत करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। स्थान ये नारद मीडिया का कार्यालय है, नगर का बिल्कुल हृदय स्थल है, जेपी चौक। और आज हम अपने पत्रकारिता के एक दृढ़ स्तंभ को
याद कर रहे हैं। उनके चले जाने पर हम सभी याद कर रहे हैं। कुछ उनके बचपन के मित्र हैं, कुछ उनके कार्य के साथी हैं, कुछ लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। सबसे बढ़ के एक नई पीढ़ी जो है वो भी उन्हें जानती है। ये किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है जिसकी उम्र का कुछ पता नहीं चलता। वो उसके पास एक ऐसी चीज होती है जो प्रत्येक उम्र के लोगों को वो दे सकते थे। हम पत्रकारों को एक राह दिखा गए हैं। जैसा कि अशोक प्रेमवत सर ने कहा कि एक चुनौती है सोनालिका को अद्यतन करना, अपडेट करना। और गणेश पाठक जी ने कहा कि ये सबसे बड़ी बात है कि 50 साल के सिवान में सरकारी महकमा अपना गजेटियर नहीं निकाल सका, और उस व्यक्ति ने गजेटियर निकाला और 98 से वो हम सभी के बीच में कालजयी पुस्तक के रूप में है। ऐसे व्यक्तित्व को हम याद करते हैं और याद करेंगे, और उनके प्रति नारद मीडिया अपने पूरे परिवार के तरफ से उन्हें अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता है।